अब देखो ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। 6 एलिमेंट होता है, सेकंड पेड से स्टार्ट होता है। लिवरमोरियम इज वेरी वेरी अनस्टेबल। इवन पोलोनियम इज अनस्टेबल। ये मतलब इतना कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, इतना अनस्टेबल होता है कि उसकी स्टडी भी प्रॉपर में नहीं कर रही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम कॉन्स्टिट्यूट प्लस, ये भी लिख लो, ग्रुप 16 ऑफ द periodic table. This is sometimes known as group of chalcogens. The name is derived from the Greek word for brass. Chalcogen ग्रीक वर्ड है ब्रास के लिए, and points to the association of sulfur and its congeners with copper. Most copper minerals contain either oxygen or sulfur and frequently the other members of the group. इसलिए उसे चैल्कोजन, चैल्कोजन का मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट भी होता है। तो जनरली ओर्स में ये एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर तो में बहुत मिलते हैं। अक्रेंस, ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant of all the elements on earth. Oxygen forms about 46.6% by mass of earth crust. Dry air contains 20.946% oxygen by volume, nearly 21%, 78% nitrogen, 1% other gases. However, the abundance of sulfur in the earth crust is only 0.0 से 0.1%, 0.03 से 0.1. Combined sulfur exists primarily as sulfate, such as gypsum, CaSO4.7 water, Epsom salt, MgSO4.7 water, barite, barium sulfate, sulfide such as galena, lead का होता है, जिंक ब्लेंड, जिंक का और होता है, कॉपर पायराइट, कॉपर Fe और H2, एक आपका पीओपी, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ऐसे ही करता है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है 2 CaSO4 डॉट वाटर, ये पीओपी। Traces of sulfur occur as hydrogen sulfide in volcanoes. Organic materials such as eggs, proteins, garlic, इनमें सल्फर होता है, ओनियन में सल्फर होता है, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। एग में, प्रोटीन में, गार्लिक में, ओनियन में, मस्टर्ड में, हेयर में, वूल में, इन सब में भी सल्फर होता है। Selenium and tellurium are also found in metal selenites and tellurides in sulfide ores. Polonium occurs in nature as a decay product of thorium and uranium minerals. Important atomic and physical properties of group 16 along with electronic are given. लिवरमोरियम के बारे में जरा सी बात देख लेते हैं, बाकी स्टडी में तो बस लिवर कुछ पॉइंट्स हैं। लिवरमोरियम सिंथेटिक एलवी इसका सिंबल होता है, जेड इसका 116 होता है, एटॉमिक मास 292 होता है,
सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, half life very short, found in very small amounts, which makes its study difficult. तो इसकी स्टडी इतनी की रही है, इट लिमिट्स द स्टडी ऑफ दिस लिवर्मोरियम। तो हमें अब जो पढ़ेंगे मेनली उसको छोड़ के बाकी के देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4। ये आपका पहले तो हो जाएगा रेडॉन, 7H2 7P4 लास्ट में आना है, और ये हो जाएगा 5F14 60। ऐसा होता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरल प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं बाकियों की। द इम्पोर्टेंट atomic and physical properties of group 16 along with electronic configuration are given in table। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन NH2 NP4 होता है, ग्रुप 16 है ये। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर वेरी स्मॉल, क्योंकि इसमें इसकी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, तो इट इज एक्सेप्शनली स्मॉलर देन द नेक्स्ट सल्फर वन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, it also decreases down the group normal trend। it is due to increase in size, number of shell बढ़ रहा है। लेकिन इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, however the elements of this group have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15। across the period left to right ionization enthalpy बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन ऑक्सीजन, होना चाहिए तो ऑक्सीजन का ज्यादा, फॉस्फोरस ज्यादा है सल्फर से, और आर्सेनिक ज्यादा है सेलेनियम से। वो अलग बात है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसकी टेंडेंसी कम होती आती है, इसके बाद नॉर्मल सी रिटेन्स। लेकिन इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये जो ग्रुप 15 है दे हैव हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जिनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, उस कारण से उनमें उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होता है देन द कॉरस्पॉन्डिंग 16th ग्रुप एलिमेंट। तो ये एक एक्सेप्शन बात है कि अक्रॉस द पेयर लेफ्ट राइट वैसे तो जब आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन ग्रुप 16 और ग्रुप 15 में ग्रुप 16 के एलिमेंट का वो भी पहले सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड का नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ज्यादा होता है, फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा होता है, और आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा होता है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, in general electron gain enthalpy decreases down the group, but because of the compact nature of oxygen atom, ऑक्सीजन में डी नहीं होता है और बहुत छोटा होता है, तो ऑक्सीजन में जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, वैसे तो क्या होता है जैसे जैसे शेल का साइज डिस्टेंस बढ़ता आता है, एटम का साइज बढ़ता आता है,
अगले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती आती है। लेकिन ऑक्सीजन की साइज सेकंड एलिमेंट की, ये बात फ्लोरीन क्लोरीन में ही मिलती है। ऑक्सीजन की साइज इतनी छोटी होती है कि जो पहले से उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है, कॉम्पैक्ट ड्यू टू द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। एंड वो रिपल्शन क्या होता है, सरपास कर जाता है द अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेन्स थ्रू द न्यूक्लियस, गेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू स्मॉल साइज। तो आपका इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड एंड है कि ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू होती है -141, सल्फर होता है सबसे ज्यादा -200, क्योंकि ये थर्ड शेल होने का कारण यहाँ पे फिर नॉर्मल है कि ये ऑक्सीजन जो है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स से ज्यादा रिपेल करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है रिलीज। फिर सेलेनियम 195, देन टेलुरियम -190 और पोलोनियम -174। तो आप एक बात ध्यान दो कि केवल ऑक्सीजन का सल्फर से ही कम नहीं हुआ, सबसे कम हो गया। तो इसका ऑर्डर एक्चुअली हो जाता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे देखें कि कितना एनर्जी रिलीज होता है, सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन टेलुरियम और ग्रेटर देन ऑक्सीजन। एक्सपेक्टेड तो ऑक्सीजन सबसे ऊपर, पर सबसे पीछे पहुंच जाता है, लेस नेगेटिव अप टू। मेन मतलब इन दोनों में फर्क आता है, पर यहाँ पे इतना ज्यादा होता है कि ये ऑक्सीजन सबसे नीचे पहुंच जाता है, सबसे कम एनर्जी लिबरेट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर होता है। फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, सेकंड मोस्ट। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती है। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट electronegativity value amongst the element. Within the group, electron decreases with an increase in atomic number. This implies that metallic character increases from oxygen to polonium. वैल्यूज क्या होती हैं, ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.58, एनसीईआरटी डेटा है। सेलेनियम 2.55, यही बहुत डिफरेंस है, उसके साथ बहुत कम डिफरेंस है। टेलुरियम 2.01 और पोलोनियम 1.76। EN वैल्यूज, ये क्वेश्चन देखो आई गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to corresponding periods of group 15. Why? Due to extra stable half-filled p orbitals, electronic configuration of group 15 element NS2 NP3 होता है। Larger amount of energy is required to remove electrons compared to group 16. फिर group 16 में 2p4 होता है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाफ फील्ड बन जाएगा, तो ये निकलने में काफी आसान होता है।
जबकि वहां पे 15 में ऐसा होता है, एक 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 निकलने से इसकी हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसको निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। ये तुमने तब भी पढ़ी जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, some of the physical properties of group 16 elements are given in table। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल। पोलोनियम और लिवरमोरियम टिपिकल मेटल है। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड इज शॉर्ट लिव्ड, हाफ लाइफ केवल 13.8 डेज की होती है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। ऑक्सीजन मेनली दो फॉर्म में मिलता है, O2, ओजोन, जो कि हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सल्फर मेनली मिलता है अल्फा सल्फर, टॉम्बिक से होता है बीटा सल्फर, दोनों ही एसिड फॉर्म के होते हैं। फिर एक S6 भी मिलता है और H2 भी मिलता है हाई टेम्परेचर्स पे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ता है। द लार्ज डिफरेंस between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity। एक्चुअली ऑक्सीजन जब एलोट्रॉपी दिखाता है अपनी, तो O2 और ओजोन ही बन रहा है, लेकिन सल्फर के केस में S8, S6 और भी हायर वाले भी बनते हैं, तो इनका मोलर मास काफी ज्यादा हो जाता है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होता है, इसकी एटोमिसिटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक whereas सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक, बहुत बहुत ट्राइएटॉमिक। तो इस तरीके से सल्फर एसेट। पोलोनियम हार्डली shows any compound in -2 oxygen state। Since electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxygen state -2, except कुछ केसेस में इन द केस ऑफ OF2, जहां पे F माइनस होता है, ये +2 होता है। एक O2F2 भी होता है जहां पे ये +1 होता है, और H2O2 में ऑक्सीजन -1 होता है, और एक KO2 होता है सुपर ऑक्साइड, उसमें ये -½ होता है, ज्यादातर -2 होता है। Other elements of the group exhibit +2, +4, +6 oxygen state, but +4 and +6 are more common. Sulfur, selenium, and tellurium usually show +4 oxygen state in their compounds with oxygen and +6 with fluorine. Whereas sulfur, selenium और टेलुरियम जो है ऑक्सीजन के संग अपने जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें मेनली शो +4 ऑक्सीजन स्टेट, और जो फ्लोरीन के संग बनाते हैं उसमें ये शो करते हैं +6। The stability of +6 oxidation state decreases down the group and stability of +4 oxidation state increases। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। Bonding in +4 and +6 oxidation state are primarily कोवलेंट। कितना हाई चार्ज का प्लस होगा तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी और वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनेंगे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन।
द एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट, जैसे ये बात हम हमारे लिए बहुत कॉमन सी बात हो गई है। फ्लोरीन एनोमलस शो करता है, नाइट्रोजन शो करता है, ऑक्सीजन भी इसीलिए शो करता है क्योंकि ये बहुत छोटा है साइज में, डी की अनअवेलेबिलिटी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। द एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड बेड इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and absence of d orbital valence shell. One typical example of effects of small size and high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in water, while which is not found in H2S. तो वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वाटर बीइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि H2S गैस होता है। The absence of d orbitals in oxygen limits its covalency to 4 and in practice rarely exceeds 2. ज्यादातर कोवेलेंसी 2 ही दिखता है, 2 लोन पेयर दिखते हैं, पर 4 से तो एक्सीड कर ही नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, द वैलेंस शेल कैन बी एक्सपांडेड एंड कोवेलेंस कैन एक्सीड 4, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल होता है। SO3 सल्फर की कोवेलेंसी 6 हो गई। अब ये तो इसका एनोमलस बिहेवियर भी हो गया। अब आता है इन एलिमेंट्स की reactivity with hydrogen, reactivity with oxygen, reactivity towards halogen, ये points। Reactivity with hydrogen, all the elements of group 16 form hydrides of the type H2E, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, इक्वल टू S SE T PO। Some property hydra given in table, एसिडिक कैरेक्टर्स है यहाँ पे, और ये O भी हो सकता है हाइड्राइड में। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी दी हुई हाइड्राइड की, मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल increases down the group, लेकिन water has the highest melting point among this। ये ठीक है, पर वाटर तो सबसे ज्यादा है। रीजन कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, विच मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन H2S, लेस देन H2SE, लेस देन H2T। इनफैक्ट वाटर यहां पहुंच जाता है लेस देन H2। सबसे कम वाटर का होना चाहिए था, पर सबसे ज्यादा वाटर का हो गया। सेम इज द रीजन विद बॉइलिंग पॉइंट, भी यहां से यहां बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट में भी वही, H2S लेस देन H2SE लेस देन H2T एज लेस देन वाटर। HE डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। HEH एंगल ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो ये HEH बॉन्ड है उसका पी करेक्टर बढ़ता जाता है
तो ये तो काफी, ये तो sp3 होता है वाटर, तो ये तो 104 होता है, लेकिन बाकी सब 90 के आसपास होते हैं, डिक्रीज होता रहता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज होता जाता है। डिसोसिएशन, जो बॉन्ड है He वो वीक होता है, तो डिस एनर्जी इसकी डिक्रीज होती जाती है, जो कि इसको रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वाटर को छोड़ के बाकी सब रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी इनका इंक्रीज, कोई जब EH बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो डिसोसिएशन आसान से होगा, जिसके कारण इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये देखो, all the elements of group 16 form hydrides of the type H2E. Some property hydride given table, their acidic character increases from water to H2T. ये हो जाएगा, H2PO मिलता नहीं है इसलिए छोड़ भी सकते हो, ये बस। The increase in acidic character can be explained in terms of decrease in bond enthalpy, bond enthalpy down the group. Owing to the decrease in bond enthalpy down the group, thermal stability, hydride also thermal stability. H2O more stable than H2SE, than H2T. All the hydrides except water, reducing character. तो ये जब EH बॉन्ड टूटेगा तो H जाके दूसरे में जुड़ेगा, तो EH बॉन्ड की टूटने की जितनी टेंडेंसी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो वाटर लेस देन H2SC, वही H2S भी होगा एक बीच। H2O less than H2S less than H2, वाटर जो है वो एक्चुअली रिड्यूसिंग नहीं होता है। ऑल हाइड्राइड मतलब ये एक्चुअली रिड्यूसिंग नहीं होता, लेकिन यहां से यहां तक ये करेक्ट है। All the hydrides except water possess reducing property, and this character increases from H2S to H2. Reactivity with oxygen. Reactivity with oxygen. All these elements form oxides of EO2 type and EO3 types. Ozone and sulfur dioxide are gases, while selenium dioxide is solid. मोलर मास बढ़ता जा रहा है, वॉन द वॉल फोर्स इंक्रीज आता है। Reducing property of dioxide decreases from SO2 to TiO2. Reducing property मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, तो SO2 तो +6 में आने की टेंडेंसी रखेगा, पर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती जाती है, तो TiO2 तो +6 नहीं जाएगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। SO2 इज रिड्यूसिंग, SO2 से SO3 बनने की टेंडेंसी है, इसलिए दूसरे को रिड्यूस करेगा। वाइल TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग, TiO2 क्या करेगा, खुद TiO बनेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बिसाइड्स EO2 टाइप, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आल्सो फॉर्म EO3 टाइप ऑक्साइड। दोनों तरीके के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, चाहे वो EO2 टाइप हो
चाहे EO3 टाइप हो। EO3 आर मोर एसिडिक क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है देन EO2। Reactivity towards the halogen. Elements of group 16 form a large number of halides of type EX6, EX4, जैसे SF6, SF4, SF2, where E is an element of the group X and X is a halogen. The stability of the halide decreases in the order fluoride ज्यादा stable होता है, then chloride, then bromide, then iodide. Among hexahalide, hexafluorides are the only stable halide क्योंकि बाकी सब स्टेरिक फैक्टर के कारण बन ही नहीं पाते हैं। All hexafluorides are gaseous in nature. They have octahedral structure, sp3d2 hybridization. Sulfur hexafluoride SF6 is exceptionally stable for steric region. फ्लोरीन बहुत छोटा होता है और सल्फर रिलेटिवली बड़ा है, तो SF6 is the most stable of all hexafluoride. Among tetrafluorides, SF4 is a gas, SeF4 is a liquid, OF4 बनता नहीं है, TeF4 solid. These fluorides have sp3d hybridization, TBP arrangement, ये in which one of the equatorial position is occupied by a lone pair. जैसे SF4 में इस शेप को बोलते हैं सीसो। This geometry is regarded as seesaw. All elements except selenium form dichlorides and dibromides. These dihalides are formed by the sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure. तो सेलेनियम को छोड़ के बाकी जितने भी हैं जैसे SCl2, SBr2 और ये sp3 होते हैं, टेट्राहेड्रल इनका स्ट्रक्चर होता है, मतलब अरेंजमेंट होता है, शेप ट्रायंगुलर होगी। The well-known monohalides are dimeric in nature. Example H2F2, H2Cl2, H2Br2, Fe2Cl2, Se2Br2, ये डायमेरिक हैलाइड्स हैं और ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाते हैं। जैसे Fe2Cl2 जो है forms SeCl4 and Se. Dimeric halides undergo disproportionation. H2S is less acidic than H2T क्योंकि बॉन्ड डिस्ट्रॉय एनर्जी ऑफ TEH कम होता है तो आसानी से H निकल जाएगा, इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर गार्लिक, एग, प्रोटीन्स, वूल, फिर BaSO4, जिप्सम, ये सब। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Water, why is a liquid and H2S is a gas at room temperature? Due to hydrogen bonding in strong intermolecular hydrogen bonding in water makes it a liquid at room temperature while H2S remains gas because hydrogen bonding H2S is very weak और practically होती ही नहीं। तो ये चीज, तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। आगे अब हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के O2 एंड ओजोन एंड सल्फर का अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर एंड S6 भी एक होता है साइक्लोएक्स S6, H2 भी एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें एलोट्रोपिक फॉर्म्स।
ऑफ ऑक्सीजन। पहले इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन। डाइऑक्सिन कैन बी obtained in the laboratory by the following ways. पहला, by heating oxygen containing salts such as chlorates, nitrates, permanganates। तो मैं तीनों की रिएक्शन लिखता हूं। KCO3 को हीट करेंगे तो बनेगा KCl, ऑक्सीजन। हीटिंग temperature can be considerably reduced if we use catalyst MnO2। KMnO4 को हीट करने पे 513 Kelvin we get K2MnO4। MnO2 बहुत फेमस रिएक्शन है। O2 Mn +7 से +6 हो गया। पोटेशियम मैग्नेट +4 भी हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो गया। क्लोरेट्स नाइट्रेट जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग विल गिव PbO, NO2 and oxygen। PbO, NO2 एंड हाफ ऑक्सीजन कह दो। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब फ्रैक्शंस चले जाएंगे। तो ये क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। सोडियम नाइट्रेट को हीट करते तो NaNO2 ऑक्सीजन मिलता है। तो ये तो तरीका एक हो गया प्रिपरेशन का। Another way, by the thermal decomposition of the oxides of metals low in the electrochemical series। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं उन एलिमेंट्स के, उन मेटल्स के जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर साइड में आते हैं, वो इजीली हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी इतना नहीं होता, तो इजीली रिड्यूस हो जाता है। जैसे सिल्वर Ag2O हीट करने पे विल गिव सिल्वर एंड ऑक्सीजन। HgO विल गिव Hg लिक्विड ऑक्सीजन। Pb3O4 और हायर, तो एक तो ये हो गया PbO ऑक्सीजन। PbO2 +4 है, +4 हमने पढ़ा है कि लेड +4 काफी अनस्टेबल होता है बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इट विल इजीली कन्वर्ट टू PbO ऑक्सीजन। एक्चुअली Pb3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, उसमें PbO तो PbO ही रहता है, पर जो PbO2 पार्ट होता है, जो Pb3O4 होता है वो एक्चुअली होता है आपका .2PbO, ऐसा होता है। तो इसमें PbO तो ही रहता है पर PbO2 टूट के PbO और ऑक्सीजन बन जाता है। HgO ये, Ag2O ये। फिर हाइड्रोजन peroxide is readily decomposed into water and dioxygen by catalysts such as finely divided metals and manganese dioxide। यहाँ भी MnO2 यूज कर सकते हैं। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है H2O2 की। H2O2 -1 से -2 रिड्यूस भी वाटर में और ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हुआ। On large scale, it can be prepared from water or air। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे
तो H2O will give H2 plus O2, कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है, एनोड पे ऑक्सीजन बनता है। एक तरीका तो ये हो गया। इंडस्ट्रियली डाइऑक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, क्योंकि एयर में भी एक अच्छा खासा अमाउंट है ऑक्सीजन का। तो पहले उसमें से CO2 और वाटर वेपर को रिमूव कर लेते हैं, और फिर जो मेनली N2 और O2 रह जाता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये हमने N2 के समय भी पढ़ा है ग्रुप 15 में। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पहले 77 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, O2 का 90 केल्विन होता है। तो पहले N2 मिल जाता है एंड देन O2 मिलता है। फर्स्ट और N2 देन, तो ये मिल जाते हैं। इसके प्रिपरेशंस के तरीके। फिर आती है प्रॉपर्टीज। डाइऑक्सीजन डेफिनेटली एक कलरलेस गैस है, हल्का सा ब्लू टिंज होता है पर कलरलेस ही मानते हैं। डेफिनेटली ऑर्डरलेस है, हम इनहेल करते हैं तो कोई इसमें ऑर्डर नहीं आता है। वाटर में सॉलिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सीसी, मतलब 1000 सीसी में करीबन 30.8 सेंटीमीटर। नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा है, पर वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर इतनी सफिशिएंट है। और वो भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर मान लो, विच इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मैराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। ये लिक्विफाई हो जाता है 90 केल्विन पे एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। 3 स्टेबल आइसोटोप होते हैं इसके, 16, 17 एंड 18। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एक्सेप्टेंस में भी ये बात ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक, ऑल्दो बाकी VBT और सबसे देखा जाए तो इसके जैसे अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होता है, पर अगर वो इवन है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि उसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए। पर O2 इज एन एग्जांपल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, बट स्टिल एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि ये लिक्विड ऑक्सीजन को जब पास करते हैं हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के पोल्स के वजह तो वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक पोल से, जो सजेस्ट करता है कि ये पैरामैग्नेटिक है। और इसका पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT थ्योरी, जो ये बोलता है कि MOT थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो पाई स्टार 2p ऑर्बिटल होता है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण से ये पैरामैग्नेटिक होता है। डाइऑक्सीजन directly reacts with nearly all metals and non-metals except some metal, जो कि जिन्हें नोबल मेटल बोलते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जीनॉन से तो फिर भी रिएक्ट करता है पर ये इनसे नहीं। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ्टन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, जो कि इस रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, सस्टेन करने में हेल्प करता है। However, to initiate the reaction, some external heating ignition is required, as O2 का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफी हाई होता है, तो you require an initiation। आप अगर सपोज LPG ब्यूटेन को बर्न करते हो तो गैस को अब लाइटर तो दिखाते ही हो ना, उसके बाद वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता रहता है। कुछ रिएक्शन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, Al प्लस ऑक्सीजन Al2O3, basic oxide, amphoteric oxide, acidic oxide, P4 plus insufficient oxygen will give P4O6, sufficient oxygen will give X oxygen P4O10, C plus limited supply will give carbon monoxide, neutral oxide, excess में होगा ऑक्सीजन तो CO2 बन जाएगा, acidic oxide, ZnS plus O2, ZnO plus SO2, CH4 plus O2, CO2 and water, मीथेन का बर्निंग।
Some compounds are catalytically oxidized, जैसे SO2 ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में। HCl प्लस ऑक्सीजन CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड गिव्स क्लोरीन एंड वाटर, क्लोरीन की प्रिपरेशन भी कह सकते हो इसे। Uses in addition to its importance in normal respiration and combustion processes, oxygen is used in oxyacetylene welding। एक्चुअली होता क्या है, जो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस, तो वेल्डिंग में यूज होता है। ये बनता कैसे है, अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी के संग रिएक्ट करें तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है। अच्छा, ये इसका मोलर मास है 26, तो इट इज लाइटर देन एयर। एयर का मोलर मास आपका 29.6 के आसपास होता है, तो ये ऊपर रेस करेगी। तो अगर कंटेनर में, जैसे ये आपका वेल्डिंग कंटेनर है, कैल्शियम कार्बाइड एक बहुत सस्ता सा सामान होता है, पत्थर जैसा मिलता है, काला पत्थर जैसा। पानी में डालेंगे तो नोजल से ये एसिटिलीन निकलेगा और ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे कंबाइन होके ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वेल्डिंग में यूज है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, एंड इन माउंटेनियरिंग जहां पे ऑक्सीजन कम होता है ऊपर। कंबशन ऑफ फ्यूल्स में ऑक्सीजन यूज करते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोजाइन, हाइड्रोजन N2H4 होता है। इन लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स करके इसे रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इट प्रोवाइड ट्रेमेंडस थर्स्ट इन रॉकेट्स। तो ये चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, तो इसमें नोबल मेटल ही है प्लेटिनम, तो आंसर ये हो। कंप्लीट दिस, CO2 प्लस वाटर 2 CO2 2 वाटर 3 ऑक्सीजन, और ये Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिना बन जाएगा। अच्छा, ऑक्साइड भी जैसा है दिया हुआ एक टॉपिक, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मेनली ऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो ये बहुत बार आता है, तो एक बार रिवाइज करने में बुराई नहीं है इस चीज को। मतलब ये मे बी सिलेबस में ये सेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं और जो हम ऑक्साइड्स को पढ़ते हैं वो ये चीज पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ना बेनिफिशियल है। सिंपल ऑक्साइड्स, a binary compound of oxygen with another element is called oxide. As already stated, oxygen reacts with most of the elements of the periodic table to form oxides. In many cases, one element forms two or more oxides. The oxides vary widely in nature and properties. Oxides can be simple, MgO, Al2O3, यहाँ पे O2 माइनस है, और मिक्स्ड, जैसे Pb3O4 है। Pb3O4 दो ऑक्साइड का एक वो है कॉम्बिनेशन, एडिशन कंपाउंड, 2PbO.PbO2।
+4 वाला +2 वाला 2:1 रेशियो में। Fe3O4 ये हो जाएगा FeO 1:1 रेशियो। Simple oxides can be classified on the basis of their acidic, basic, or amphoteric nature. An oxide that combines with water to give an acid, जिसका pH aqueous solution का less than 7 हो जाए, is termed acidic oxide. तो SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, SO3, H2SO4 देगा। R acidic, SO2, H2, SO3 देगा, सेम ऑक्सीजन स्टेट वाला। NO2 भी एसिडिक है, N2O3 भी एसिडिक है। एज अ जनरल रूल P2O5 एसिडिक है, P2O3 एसिडिक है। Only non-metal oxides are acidic, but oxides of some metals in high oxidation state also have acidic character. जैसे Mn2O7 पानी पे रिएक्ट करके HMnO4 देगा। पर मैग्निक एसिड CrO3 पानी से रिएक्ट करके H2 क्रोमिक एसिड देगा। V2O5 also acidic. The oxide which gave a base with water are known as basic oxide. Na2O metal के oxide usually जो S block और होते हैं, BaO, CO water calcium hydroxide देगा। In general, metallic oxides are basic. Some metallic oxides exhibit dual behavior. They show characteristic of both acidic as well as basic oxide. Such oxides are known as amphoteric oxide. They react with acids as well as alkali. There are some oxides which are neither acidic nor basic. उन ऑक्साइड को न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड के तीन ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड N2O, लाफिंग गैस, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। Al2O3 is a very well known example of amphoteric. Al2O3 देखो HCl से रिएक्ट कर रहा है तो ये खुद बेस का काम कर रहा है, फॉर्मिंग AlH2O6 3+, 6Cl-, पर जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा AlOH6 Na3, ये तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा Na3AlOH6, क्योंकि इस पे होगा 3- ये +3 हो गया टोटल। तो ये चीज, पर ये दोनों से रिएक्ट कर रहा है इसलिए Al2O3 एम्फोटेरिक। तो ये चीज, एक जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। तो ये चीज है। अब ओजोन को पढ़ते हैं। ओजोन जैसे ऑक्सीजन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन एलिमेंट का, वैसे ओजोन भी एक अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन एलिमेंट का। इसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन इज एन एलोट्रॉप form of oxygen. It is very reactive to remain for long in the atmosphere at sea level. Sea level पे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो सी लेवल पे ये रह सके बहुत देर तक, ये पॉसिबल नहीं है।
at a height of about 20 kilometers from the sea level. It is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है दिस ओजोन लेयर जो ये 20 सी लेवल मान लो ये सी हो गया, ये 20 किलोमीटर पे यहाँ ओजोन बनी, तो जो ये ओजोन बनती है दिस लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है जो सनलाइट के यूवी रेडिएशंस होते हैं जो कि स्किन और के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, उनको ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब आते तो है ही पर एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं आता है, कुछ को पास होने देता है पर बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ प्रॉब्लम फॉर सर्वाइवल, कि अगर पूरा डिप्लीट हो गई तो सब चीजें बर्फ बर्फ सब गल जाएंगी। प्रिपरेशन when a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, इलेक्ट्रिसिटी पास करे बहुत स्लोली ऑक्सीजन के थ्रू, तो ओजोन बनता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, इसमें इसका 10% ही कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मतलब ये तो बनता ही है 10%, ये भी बहुत कुछ रहता है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन एंडोथर्मिक प्रोसेस, it is necessary to use a silent electric discharge in its preparation to prevent its decomposition. If concentration of ozone greater than 10% are needed, a battery of ozonizer can be used and pure ozone boiling point itna hota hai 385 Kelvin can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen. अब प्रॉपर्टीज, ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि ओजोन गैस फॉर्म में पेल ब्लू गैस होता है, लिक्विड फॉर्म जब इसे कंडेंस कर देते हैं लिक्विड में तो डार्क ब्लू लिक्विड होता है, और सॉलिडिफाई जब कर देते हैं तो वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल and in small concentration it is harmless. However, if the concentration rises above 100 parts per million, breathing becomes uncomfortable, resulting in headache and nausea. मतलब 10/6 पार्ट में 100 पार्ट्स तक तो ठीक है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ओजोन से जब ऑक्सीजन बनता है तो एक तो इस रिएक्शन की डेल्टा एस पॉजिटिव है, इतना ज्यादा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बन रहे हैं, मोर ओवर ये एक्सोथर्मिक भी है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है, ये दोनों फैक्टर ही फेवरेबल है, रिजल्टिंग इन लार्ज नेगेटिव गिव्स एनर्जी चेंज फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू ऑक्सीजन। It is not really surprising, therefore high concentration of ozone can be dangerously explosive.
अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन है ओजोन का तो वो एक्सप्लोजिव का काम कर सकता है। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल इट ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट और खुद बन जाता है O2। तरीका क्या होता है, O3 से O2 बना ऑक्सीजन, फिर PbS प्लस 4 नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स PbSO4। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयंस टू आयोडीन और खुद ऑक्सीजन बन जाएगा यही। आयोडाइड वाटर O3 OH माइनस बनेगा, खुद I2 सॉलिड बन जाएगा ऑक्सीजन, खुद O2 बन गया और आयोडाइड I2 में ऑक्सीडाइज हो गया। व्हेन ओजोन, और ये रिएक्शन एक्चुअली इसके एस्टिमेशन में भी यूज की जाती है। व्हेन ओजोन reacts with an excess of potassium iodide, ओजोन अगर H2O2 से रिएक्ट करे तो ओजोन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद O2 बन जाता है और H2O2 से भी O2 बन जाता है, O2 एंड वाटर बन जाए। ये रिड्यूस होके ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन। तो ये चीज, when ozone reacts with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer 9.2 pH, iodine is liberated एंड इस आयोडीन को हम एस्टिमेट करते हैं हाइपो सॉल्यूशन से। Na2S4O6 ये ब्यूरेट में होता है, NaI ये आपका आयोडीन वायलेट कलर का होता है, तो Na2H2O3 हम जितना ऐड करते हैं ये दोनों कलरलेस होते हैं। तो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज सजेस्टेड बाय कलरलेस सॉल्यूशन, तो वहां हम रुक जाते हैं। तो Na2H2O3 का वॉल्यूम और स्ट्रेंथ हमें मालूम होता है, तो Na2H2O3 के मिलीमोल या मिलीक्यूलेंट निकालते हैं। इस रिएक्शन की हेल्प से हम आयोडीन के मिलीमोल निकालते हैं, वही मिलीमोल हमें ये वाले मिले, और फिर इस रिएक्शन की हेल्प से ये निकालते हैं कि अगर इतने आयोडीन के मिलीमोल है तो ओजोन कितना यूज हुआ होगा। तो उस ओजोन सैंपल का हम टाइट्रेशन मतलब एस्टिमेशन कर सकते हैं। इट्स अ क्वांटिटी मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। Experiments have shown that nitrogen oxide, particularly nitric oxide, neutral होती है NO, combine very rapidly with ozone, and there is thus the possibility that nitrogen oxides emitting from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes might be slowly depleting the concentration of ozone layer in the upper atmosphere। ये रिएक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो हाई स्पीड सुपरसोनिक जेट्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से नाइट्रिक ऑक्साइड लिबरेट होती है, वो ऊपर के ओजोन से कंबाइन होगी, NO2 और O2 बनाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। Another threat to the ozone layer is probably posed by the use of freons, which are used in aerosol sprays and refrigerants। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं फ्रीऑन्स, तो उनसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओजोन डायमैग्नेटिक होता है, तो ये हुआ, यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस निकाले तो इस पे 0 आएगा, इस पे -1, इस पे +1 आएगा। और दूसरा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट।
कंबाइंड स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि जो ये O बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है, 2 से कम है. The two oxygen bonds length in the ozone molecule are identical, and the molecule is angular as expected with bond angle of 170 degree. It is resonance hybrid of these two, and because two equivalent structure, O की bond same हो जाती है. डबल बॉन्ड से वीक, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर. सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम, डबल बॉन्ड से ज्यादा. इट इज यूजेस क्या है? जर्मीसाइड की तरह डिसइंफेक्टेंट, फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, ब्लीचिंग ऑयल्स में यूज करते हैं. इट ब्लीचेज बाय इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी. आइवरी, फ्लोर, स्टार्च, इन सबको ब्लीच करने में यूज करते हैं. इट एक्ट एज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीजन एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMNO4 बनाते समय भी इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है. ये चीज तो ये आपका ओजोन के बारे में हो गया, जो वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है. O2 हमने पढ़ाई था, ओजोन हमने पढ़ लिया. सल्फर का एलोट्रोप भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. फॉर्म होते हैं, उसके बारे में देखते हैं. सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रोप्स ऑफ विच येलो रोम्बिक सल्फर, जिसे अल्फा सल्फर बोलते हैं, एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जो बीटा सल्फर बोलते हैं. These two forms are the most important ones. The stable form at room temperature is rhombic sulfur. जो rhombic sulfur होता है, जिसे अल्फा सल्फर बोलते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे मिलता है, स्टेबल होता है. Which transforms to monoclinic sulfur when heated above 369 Kelvin. अगर हम रोम्बिक सल्फर को जो कि अल्फा सल्फर भी होता है, येलो कलर का होता है, इसे 369 केल्विन से ज्यादा पे हीट करें, we get monoclinic sulfur, जिसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं. कलरलेस होता है, ये बन जाता है अबव 369 केल्विन. अभी हम इसकी बात करते हैं रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर. दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर. मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन. स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06. Rhombic sulfur crystals are formed on evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide. ये वाटर में insoluble होता है, but dissolves to some extent in benzene, alcohol and ether, readily soluble in carbon disulfide. मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत आसपास ही होता है, पर 393 का ज्यादा बड़ा होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है. ये भी CH2 में soluble होता है. This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur
in a dish and cooling till crust is formed. Two holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. On removing the crust, colorless needle-shaped crystals of beta sulfur are formed. It is stable above 369 Kelvin. टेम्परेचर 369 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, तब बीटा सल्फर स्टेबल होगा। और इससे नीचे टेम्परेचर पे इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू अल्फा सल्फर, जो कि रोम्बिक सल्फर होता है, बिलो इट। कन्वर्सली अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो, वहीं पे अल्फा सल्फर जो है वो रूम टेम्परेचर पे 369 केल्विन पे स्टेबल होता है एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू बीटा सल्फर अबव दिस टेम्परेचर। और ये जो 369 केल्विन टेम्परेचर होता है, इस पे दोनों फॉर्म मिलते हैं। इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसमें अल्फा सल्फर दोनों फॉर्म मिलते हैं। ये रोम्बिक सल्फर होता है, ये मोनोक्लिनिक, दोनों का ही फॉर्म एसेट होता है। ये भी आएगा बात। जेई में 2024 में एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया भी था कि इनका सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है। सल्फर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही होता है। एसेट जो यूनिट होती है वो अलग अलग वे में अरेंज होती है, पर सल्फर एसिड के फॉर्म में ही होता है। ये येलो होता है, ये कलरलेस होता है। इट इज स्टेबल, ये टेम्परेचर ये ग्रेटर देन 369 केल्विन पे स्टेबल होता है, ये लेस देन। फिर दोनों ही सॉल्युबल होते हैं CH2 में। मेल्टिंग पॉइंट इसका 385.8 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी इसकी 1.98। फॉर्म दोनों ही एसिड होते हैं। एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो, बोथ rhombic and monoclinic sulfur have acid molecules. These acid molecules are packed to give different crystal structure. The acid ring in both the forms is puckered and has a crown shape. ये वाला ऐसा क्राउन शेप या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। चाहे रोम्बिक का हो, ये रोम्बिक का दिया है। रोम्बिक मतलब हल्का सा फर्क होगा शेप में, मतलब बेसिकली ये हो सकता है ऐसा एंगल में फर्क आ जाए चीजों में, लेकिन यूनिट एसेट ही रहती है। तो ये पर्टिकुलर जो दिया हुआ है वो रोम्बिक का दिया हुआ है, लेकिन मोनोक्लिनिक में भी रहता ये एसेट ही है, हल्का सा शेप और में फर्क आ सकता है। देन दिस पॉइंट सेवरल अदर, ये तो दो इंपॉर्टेंट अल्फा और बीटा हो गए। Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades. एक cyclo-CS6 होता है, the ring adapts the chair form, ऐसा एक चेयर फॉर्म बन जाता है, एक चेयर फॉर्म की तरह चेयर बन जाती है। मॉलिकुलर डायमेंशन दिए हुए हैं, कुछ बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जैसा ये मॉलिकुलर बॉन्ड है, ये एंगल है, ये बॉन्ड लेंथ है। फिर ये बात है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट हाई अराउंड 1000 केल्विन सल्फर एग्जिस्ट है। जैसे O2 मिलता है ना, वैसे H2 मिलता है। और जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है,
वैसे H2 भी, पर ये मिलता टेम्परेचर अबव 1000 केल्विन पे है, रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलता, और इट इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। जैसे वहां उसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, यहाँ पे पाई स्टार 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक, ये सब डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, पर ये जो फॉर्म है ये पैरामैग्नेटिक है। इन वेपर स्टेट, जो कि अराउंड 1000 केल्विन या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल विच हैज 2 unpaired electrons in the anti-bonding pi star, pi star 3p में होगा like O2 and hence exhibits paramagnetism। तो ये चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर का एलोट्रोपिक ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 से ज्यादा बीटा स्टेबल, 369 से कम अल्फा स्टेबल। अल्फा को रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, बीटा को मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, पर दोनों ही होते एसिड फॉर्म के ही है। अल्फा सल्फर येलो होता है, बीटा सल्फर कलरलेस होता है। ये कलरलेस है, होता इसमें भी एसिड ही है। एसिड का एक अलग क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे एसिड का अलग एक क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है, जिससे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक बनते हैं। ये येलो कलर का होता है। S6 हो गया, S2 हो गया, ये चीज है। तो ये आपका सल्फर के एलोट्रोप्स के बारे में